सभी को नमस्कार। भगवान बुद्ध आरंभ में तो चरैवेति के आदर्श का पालन करते रहे। अपने शिष्यों या भिक्षुओं के साथ वे एक नगर से दूसरे नगर, एक स्थान से दूसरे स्थान, सारे उत्तर भारत में भ्रमण करते रहे। केवल वर्षा के 4 महीने किसी कुटीर में निवास करने का विधान संघ के लिए था। ऐसे कुटीर को विहार कहा गया। पर जैसे जैसे संघ बढ़ता गया, विहार का भौतिक दृष्टि से विस्तार होता गया और विहार एक संस्था के रूप में विकसित होने लगे। विहार के अभिधेयार्थ का भी विस्तार हुआ। वह केवल वर्षा के दिनों में चतुर्मास करने के लिए एक कुटीर नहीं रह गया। बड़ी संख्या में भिक्षुओं, स्थविरों, आचार्यों, धर्मोपदेशकों के लिए स्थायी निवास की व्यवस्था विहार में की जाने लगी। विहारों के संचालन में सत्ता और समाज की भागीदारी बढ़ने लगी। फिर विहारों में धर्मोपदेश और शिक्षण का कार्य भी होने लगा। ऐसे विहार विद्यापीठों के रूप में विकसित विकसित होने लगे। ऐसा ही एक विहार बहुत प्राचीन काल में, आज से कम 1500 साल पहले से कुछ शताब्दियों तक एक बड़े विद्यापीठ के रूप में विकसित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने भारत के बाहर भी अपनी पहचान बनाई। वह नालंदा बौद्ध विहार या नालंदा महाविहार है। नालंदा विद्यापीठ के नाम से भी इस प्राचीन विश्वविद्यालय को जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य जब अपनी ढलान पर था, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की, ऐसा माना जाता है। 450 से 470 ईस्वी तक कुमार गुप्त ने शासन किया और उनके शासनकाल में यह विश्वविद्यालय एक नालंदा विहार, एक विद्यापीठ के रूप में विकसित होने लगा। कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों ने भी योगदान दिया इसके विकास में। गुप्त वंश का पतन हुआ, पर उसके बाद भी भारत के शासकों का सहयोग इस विश्वविद्यालय को, नालंदा विहार को या नालंदा विद्यापीठ को मिलता रहा। इनमें से विशेष रूप से सम्राट हर्षवर्धन और बंगाल के पाल राजाओं ने इसके विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया और विदेशों के भी शासक इससे जुड़े। विदेशों से विद्यार्थियों का आगमन अध्ययन के लिए इसमें होने लगा। इन विदेशों से आने वाले जिज्ञासु, धर्म जिज्ञासु यात्रियों में दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, भैंसांग और स्तिंग इत्सिंग। उनके यात्रा विवरणों से नालंदा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये लोग बताते हैं कि 10,000 विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था यहाँ पर थी और 2,000 शिक्षक थे। अब तो भारत में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विश्वविद्यालय है जहाँ 2,000 शिक्षक एक साथ पढ़ा रहे हों। 100, 125, 150, 200 शिक्षकों में सिमट गई है आचार्यों की संख्या, और कहीं कहीं तो और भी कम। तो कहीं कहीं तो अस्थायी अध्यापक ही हैं। 7वीं शताब्दी में भेनसांग आए। सम्राट हर्षवर्धन का राज्य उस समय था और एक विद्यार्थी के रूप में अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष, अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय उन्होंने नालंदा में बिताया। यही नालंदा है बुद्ध के प्रख्यात शिष्य सारिपुत्र की जन्मस्थली भी यह है। मंदिर थे यहाँ, मठ थे, आचार्यों के निवास स्थान थे, प्रवचन के स्थान थे। भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई थी।
वेनसांग तथा इत्सिंग के या दूसरे यात्रियों के वर्णनों से पता चलता है कि 7 विशाल कक्ष इसमें थे और 300 अन्य कमरे थे जिनमें की व्याख्यान हुआ करते थे। 13 मठ तो खुदाई में मिले हैं, पर जितना नालंदा खुदाई के बाद मिला है उससे कई गुना बड़ा नालंदा धरती के गर्भ में अभी भी छिपा हुआ है। पुराने नालंदा में खंडहर जिनको कहा जाता है उनमें घूमते हैं तो धरती के नीचे जो नालंदा दबा पड़ा है उसकी धड़कनें सुनी जा सकती हैं। छोटे छोटे कमरे, पत्थर की चौकियां हर कमरे में, दीपाधार पुस्तक आदि रखने के स्थान देखे जा सकते हैं। मैं कुछ नालंदा मैं घूमा फिरा सितम पिछले महीने नवंबर के महीने के आखिरी दिनों में नालंदा जाना हुआ। वहाँ जो एक नया विश्वविद्यालय बना है उसमें जाना हुआ, पर पुराना नालंदा विद्यापीठ नालंदा विहार कुछ समय के लिए जाना हुआ, देखने का मौका मिला। उसकी एक झलक मैं यहाँ दे रहा हूँ। नालंदा में प्रमुख आचार्य हुआ करते थे। आचार्यों के कक्ष भी देखे जा सकते हैं। भिक्षु संघ ही कुलपति या प्रमुख आचार्य को निर्वाचित करता था। परामर्शदात्री समितियां हुआ करती थीं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। शिक्षा का प्रबंध एक समिति देखती थी। वित्तीय समिति आर्थिक व्यवस्था प्रशासन की देखरेख करती थी। 200 गांवों की आमदनी बांध दी गई थी नालंदा के लिए। यह बहुत बड़ा फर्क है आज के विश्वविद्यालयों के संचालन में और नालंदा तक्षशिला जैसे विद्यापीठों के संचालन में। किसी राजा के अनुदान पे, सरकार के अनुदान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आपके पास पूरे के पूरे गांव हैं, उनका टैक्स सीधे आपको ही आता है, वो सरकार में जमा नहीं होता। किसी सरकार की दखलंदाजी उस पर नहीं। राजा अग्रहार देते थे ब्राह्मणों को तो उस अग्रहार की, उस गांव की पूरी आमदनी विद्वान ब्राह्मणों को सीधे ही जाती थी। बीच में कोई ऑफिसर नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई अमला नहीं दखल देने के लिए। ये सच्ची स्वायत्त व्यवस्था किसी शिक्षण संस्था की है। अब तो हमारे लिए यह एक सपना है। अब ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि कुछ गांवों की पंचायतें सीधे जोड़ दी जाएं विश्वविद्यालय से, कॉलेज से, महाविद्यालय से, और उससे उस गांव की, उन गांवों की सीधे भागीदारी भी उसमें रहेगी कि उनका सीधे टैक्स शुल्क जितना उनकी आमदनी का सरकार को जाना था वह सीधे यहाँ आता है, तो वो लोग इससे जुड़े हुआ भी महसूस करेंगे। ये एक अलग तरह की व्यवस्था थी। हम जाते हैं पुराने नालंदा के खंडहरों में, उन कुलपति उन कुलपति के, आचार्यों के कक्षों के कुछ टूटे फूटे अवशेष अवशेष दिखाई देते हैं। यही नालंदा महाविहार के भग्नावशेष हैं। सहस्त्रों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़ों और निवास की व्यवस्था, कपड़े और आवास का प्रबंध यहाँ होता था। प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणियों में आचार्य यहाँ निवास करते थे। बड़े बड़े आचार्य यहाँ रहे। शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, धर्मकीर्ति यहाँ आए अध्ययन के लिए। ईश्वर सेन से उन्होंने अध्ययन किया। उनकी स्मृतियां यहाँ दबी पड़ी हैं। किस कक्ष में स्थिरमती थे, किस कक्ष में शीलभद्र थे जिनके नाम पर सिलावा गांव पास में है, किस कक्ष में धर्मकीर्ति रहे, यहाँ क्या कहा जा सकता है। प्रमुख आचार्य शीलभद्र यहाँ रहे बेनसांग के समय, बौद्ध दर्शन के महान आचार्य। 9 तल का विराट पुस्तकालय यहाँ हुआ करता था। 3 लाख से अधिक पुस्तकें उसमें रखी हुई थी। शारिपुत्र की जन्मस्थली, उस पर रुक जाते हैं थाईलैंड से, श्रीलंका से जो भिक्षु आते हैं दर्शन के लिए और प्रार्थना करते हैं वे। कुआं है, कुएं के पास अनाज भंडार के लिए कक्ष हैं, कई कक्ष हैं। भंडारण की व्यवस्था है, पानी के निकासी की व्यवस्था है।
कितना बड़ा परिसर रहा होगा। कई किलोमीटरों तक अभी भी जो खंडहर है उनका विस्तार है। पर जितना विस्तार इस समय है, उससे कई गुना नालंदा आसपास के गांव में दबा पड़ा है। अब उसका उत्खनन करके निकाला जा सकेगा, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि वहां बस्तियां हैं, घर हैं। राजनीतिक और सामाजिक कारणों से अब फिर से जो नालंदा कहीं छूट गया है और दब गया है, उसको खोद कर नहीं निकाला जा सकता। जितना मौजूद है उससे आभास हो सकता है कि 1500 साल पहले नालंदा क्या रहा होगा। कई कोठरियां, हजारों भिक्षुओं के रहने की, शिष्यों के रहने की, जिज्ञासुओं के रहने की व्यवस्था जिनमें है। दुमंजिले दुतल्ले भवन हैं, सीढ़ियां हैं उन तक ऊपर जाने की। और बुद्ध का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर रहा होगा। अब तो उसके भग्नावशेष हैं। उनकी सीढ़ियों पर यहाँ काम करने वाले लोग नहाते हुए देखे जा सकते हैं। यह कितना सदुपयोग दुरुपयोग है प्राचीन मंदिर का, यह तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जीवन है, नालंदा के खंडहरों के भीतर एक जीवन है, वह भी चल रहा है। एक नया विश्वविद्यालय जो कुछ किलोमीटर दूर पुराने नालंदा के विद्यापीठ से बनाया गया है, वो बन रहा है। उसके बड़े प्रशस्त भवन हैं, अद्भुत वास्तुकला का नमूना यहाँ देखा जा सकता है। शाम के समय जब दीपक जलते हैं, विद्युत दीप जब जलते हैं, तो कषाय वर्ण में चमक उठते हैं ये भवन। उसी तरह से ईंट से बनाए गए हैं। दिन में तो कषाय रंग ईंट का दिखाई पड़ता है, पर शाम होने पर नील वर्ण के प्रकाश में पहले जगमगाते हैं ये भवन, और फिर कषाय होते चले जाते हैं। यह विश्वविद्यालय है, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। 18 देशों की सहभागिता से, अंशदान से यह बना है। अभी निर्माणाधीन भी है, इसके भवन बन भी रहे हैं। पुस्तकालय इसका स्थायी एक भवन में है। बहुत बड़ा पुस्तकालय का भवन बनाया जा रहा है, जिसमें 18 देशों के लिए अलग अलग कक्ष, अलग अलग पुस्तक कक्ष भी होंगे। पर जो भवन बने हैं वे अद्भुत वास्तुकला के नमूने हैं। संसार को दिखाने के लिए भारत का गौरव, बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छी प्रस्तुति। ऊपर की सारी टीमटाम के साथ, ऊपर के सारे रंग रोगन के साथ साथ इस विश्वविद्यालय में की गई है। बड़ा परिसर है, लगभग उतना ही बड़ा परिसर आरक्षित किया गया, भूमिखंड लिया गया, जितना बड़ा 1500 साल पहले का नालंदा रहा होगा। पहले के नालंदा के पास एक नव नालंदा विहार नाम से मानित विश्वविद्यालय भी है। वह इससे ज्यादा पुराना है, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। पर यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। पर अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बड़े प्रशस्त भवन इसके बने हैं। उन्हें तो उनकी विशालता को कैमरे में कैद करना भी बड़ा मुश्किल है। सुषमा स्वराज के नाम पर बहुत बड़ा यह ऑडिटोरियम है। दोनों नालंदा आमने सामने, नालंदा महाविहार, तब का नालंदा और अब का नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। उस नालंदा में जाके इस नालंदा में आता हूँ, और फर्क का भी अनुभव करता हूँ। सारी चमक दमक के साथ गर्व से भाल ऊपर उठाए संसार के सामने यह नया नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है। पर वो आचार्य कहाँ हैं? वो 10,000 विद्यार्थी जो आसपास के देशों से ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ वहां आते थे, वे कहाँ हैं? विद्यार्थी तो फिर भी आ रहे हैं, आसपास के देशों से आ रहे हैं। मुझे उन विद्यार्थियों से रूबरू होने का अवसर मिला। पर आचार्य कहाँ हैं?
जो 2000 आचार्य एक समय पुराने नालंदा में रहते थे, ये नए नालंदा में तो इक्के दुक्के प्राध्यापक हैं, अच्छे प्राध्यापक हैं, पर कितने कम। और ऐसे कैसे नालंदा नया नालंदा बनेगा? हमने मान लिया शायद कि बहुत कम प्रोफेसरों से विश्वविद्यालय चलाए जा सकते हैं, दूरस्थ शिक्षण से भी विश्वविद्यालय चलाए जा सकते हैं। इस मान लेने में वो फर्क तो बड़ी फाक के रूप में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वह फर्क जो कि पुराने नालंदा और नए नालंदा में है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।